बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है 5 हम करने जा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अगर पिछली वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कमेंट्स का, जिन लोगों ने मुबारकबाद दी 5000 सब्सक्राइबर्स की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं तो हर वीडियो के लास्ट में यही कहता हूं कि भाई आप सब्सक्राइब भी ना करें, आप लाइक भी ना करें, ये सदका जारिया है। आप शेयर करें ताकि ख़ास तौर पे हमारे सिंध के बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं, जो बाहर नहीं जा सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती या अफोर्ड नहीं कर सकते, फ़ीसिस वगैरह हैवी फ़ीसिस, वो घर पे बैठ के अपने जो है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, अपनी तालीम हासिल करें। बस मकसद ये है, ठीक है। और टॉपिक साइंस क्योंकि सेम ही है, पाकिस्तान स्टडी सेम ही है, तो ऑब्वियस सी बात है KPK के बच्चे हैं, पंजाब के बच्चे हैं, बलूचिस्तान के बच्चे हैं, सबको फ़ायदा है पाकिस्तान स्टडी से और दूसरी वीडियोस से भी, साइंस वीडियोस से भी सबको ही फ़ायदा है, क्योंकि साइंस वही है ना, जो यहाँ है वही वहाँ है, पूरे पाकिस्तान में वही है। तो ख़ास तौर पे सिंध के बच्चे और आम तौर पे सारे पाकिस्तानी और इसके अलावा जितने बच्चे हमारे इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं और दुनिया में जहाँ जहाँ पर हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, देयर जियोग्राफ़ी, इस चीज़ से कतई नज़र होके कि उनकी जियोग्राफ़ी क्या है, उनका मज़हब क्या है, नहीं, मैं एक उस्ताद का काम है तालीम को आम करना। बस बच्चे पढ़ें, आप मुझसे रब्ता करें, आप किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुझसे रब्ता करें। तालीम के लिए मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि ये मुझ पे फ़र्ज़ है इसको फैलाना, ये मुझ पे फ़र्ज़ है, ठीक है। इस चीज़ से कतई नज़र हो कि आप कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, किस ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, किस मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, किस फ़िरके से आपका ताल्लुक़ है। नो, ये आपका अपना मसला है, ये आपका अपना मसला है या हुकूमतों के मसले हैं, मेरा मसला नहीं है। बीइंग अ उस्ताद ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरे पास कोई बच्चा आता है, देखता है, पूछता है, कमेंट करता है कि सर ये मसला है, मैं उसको फैसिलिटेट करूँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। अभी 3 सीरीज़ चल रही हैं बैक वक्त। ये जो 5 नज़र आ रहा है आपको, ये पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक चल रही है, सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडी। अभी न्यू बुक नहीं आई, ओल्ड बुक ही है, इसीलिए उसके ऊपर मैं काम नहीं कर रहा। सेकंड ईयर वाले बच्चों को तो मैं यही कहूँगा कि मैट्रिक वाली पाकिस्तान स्टडी देख लें आप, आपके इंशाल्लाह सेकंड ईयर के भी मसले हल हो जाएंगे। ये जो ऊपर 5 नज़र आ रहा है, ये मैट्रिक पाकिस्तान मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, ये उसके पार्ट चल रहे हैं। और ये पार्ट 3 जो आपको नज़र आ रहा है, सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक जो आई है 2024, उसका चैप्टर नंबर 20 है AC सर्किट्स, उसका पार्ट 3 ऊपर लिखा हो। मतलब 3 अभी फ़िलहाल सब्जेक्ट्स को फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे जाने से पहले फिर दोबारा पाकिस्तान स्टडी अगर आपने समझना है तो आपके 3 मसले बताए थे, बार बार बताता हूँ कि आप जो है वो अपनी ज्योग्राफ़ी अच्छी कर लीजिए, आप अपनी हिस्ट्री अच्छी कर लीजिए और अपनी पॉलिटिक्स अच्छी कर लीजिए। और चौथा जो आपका प्रॉब्लम है, जिसको मैं पूरी वीडियोस में कवर करता रहा हूँ और ख़ास तौर पर बता रहा हूँ, चौथा इशू वो आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश लैंग्वेज, जो वोकेबलरी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, ठीक है, जो वोकेबलरी इस्तेमाल की गई है वो बड़ी डिफ़िकल्ट किस्म की है। उसका आप डिक्शनरी में भी मतलब देखें तो आपके सर पे से गुजर जाएगा कि उर्दू में इसका मतलब क्या है। तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ वर्ड टू वर्ड कि क्या लिखा हुआ है भाई, ठीक है। प्लेलिस्ट में चले जाएं, इसी स्क्रीन के नीचे जो है आपको लोगो नज़र आएगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें आप, पेज खुल जाएगा आपके सामने, पेज खुलेगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखें, उसमें क्लिक करें आप, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 10 क्लास पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट भी है, क्लास 10 बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट है, क्लास 10 केमिस्ट्री उसकी भी प्लेलिस्ट है, ओल्ड बुक्स की भी हैं, ओल्ड मैट्रिक केमिस्ट्री, ओल्ड जो है फिज़िक्स, ओल्ड जो है मैथमेटिक्स, इनकी भी प्लेलिस्ट हैं। वो ओल्ड बुक मैंने लिखा हुआ है प्लेलिस्ट के ऊपर कि ये पुरानी बुक्स की हैं, वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख।
इसके अलावा सेकंड ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर फिज़िक्स और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इनकी भी प्ले लिस्ट है और भी प्ले लिस्ट हैं। ठीक है भाई, बातें काफ़ी हो गई। अब हम आगे चलते हैं, ज़रा इस मसले की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें वर्ड टू वर्ड जाना है। ठीक है, इसलिए इस मोबाइल को सामने रखना ज़रूरी है ताकि PDF जो है उसमें वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ाऊँ, ताकि आपको जो है वो समझ में भी आए और आपको याद करने में भी आसानी हो जाए। वरना रट्टे मार मार के आप पागल हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये बोल क्या रहा है। ठीक है, खुल जाओ भाई। ठीक है, ये खुल गया PDF इसका 1973, इसको भी मैंने खोल के सामने रख दिया है। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इसका बैकग्राउंड, कि अब ये आइन जो है किसने दिया था, कब दिया था। पिछली वीडियोस में आपको याद होगा जनरल मोहम्मद अय्यूब खान जो है उन्होंने 1969 में रिज़ाइन कर दिया था गवर्नमेंट से, और उसके बाद 1969 में जनरल मोहम्मद याहिया खान ये आए थे और इन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, और 2 साल में इलेक्शन हो भी गए। 1971 में इलेक्शन हो भी गए। ठीक है, और इलेक्शन होने के बाद जो अवामी नुमाइंदे आए और उन्होंने जो आइन बनाया, उस आइन के अंदर उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियाँ की, और यही डिटेल सारी की सारी इसी के अंदर है। इसी टाइम पीरियड के अंदर पाकिस्तान के साथ एक सानहा भी हुआ, फॉल ऑफ ढाका जिसको हम कहते हैं। हमारा 5वां सूबा बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अलग हो गया। खुश तो है ना, बस खुश रहना चाहिए, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। तो ये भी हुआ था। बहरहाल अब चलते हैं वर्ड टू वर्ड। जैसे कि मैंने कहा था, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आपको वोकैबुलरी भी मिलेगी। PDF खोल लीजिए मेहरबानी करके, नहीं तो बुक खोल लीजिए, अपने नोट्स सामने रख लें। एज इट इज़ लिखा हुआ होता है इसके अंदर नोट्स में भी। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कह रहा है, एट द टाइम ऑफ इम्पोजिंग मार्शल लॉ। इम्पोजिंग का मतलब क्या है, जब नाफिज किया गया। इम्पोजिंग मतलब जब नाफिज किया गया। एट द टाइम ऑफ इम्पोजिंग मार्शल लॉ इन 1969 में जब मार्शल लॉ लगाया गया, नाफिज किया गया। इट वॉज प्रोमिस्ड, ये वादा किया गया, दैट के अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी प्रिपेयर्ड, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाएगा, बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, दस्तूर साज असम्बली के ज़रिए। दस्तूर साज असम्बली, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के ज़रिए। अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को इलेक्ट कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को इलेक्ट कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में जो मेंबर्स आएंगे, इस बात को ज़रा समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में जो मेंबर्स आएंगे, ये मेंबर्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे? इलेक्शन के ज़रिए आएंगे। इलेक्शन होंगे मुल्क में। ठीक है, आप अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो, पॉलिटिकल पार्टी आपकी जो भी होगी, उसके जो भी नुमाइंदे होंगे, आप उनको क्या करेंगे? उनको वोट देंगे, और उसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे जो है वो कहाँ आ जाएंगे? इस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में आ जाएंगे। यहाँ पर आके सीटों पे बैठ जाएंगे। अपने वोट आपने दिए हैं पूरे पाकिस्तान में। ठीक है भाई, दैट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली। और इसी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, कॉन्स्टिट्यूंट को आइन भी कहते हैं, दस्तूर भी कहते हैं। दस्तूर साज असम्बली, इसको हम कहेंगे दस्तूर साज असम्बली। कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली वो असम्बली जिसने दस्तूर बनाना है, जिसने आइन बनाना है मुल्क का। अब इसकी 2 जिम्मेदारियां हैं, मुल्क का आइन भी बनाना है, मुल्क का निज़ाम भी चलाना है। सेम सिस्टम है। इलेक्शन हो गए। ठीक है भाई, इलेक्टेड थ्रू द वोट्स ऑफ एडल्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान। और ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के अंदर जो मेंबर्स आएंगे, इनको इलेक्ट किया जाएगा किसके ज़रिए? वोट्स के ज़रिए। एडल्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जवान लोगों के ज़रिए। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वॉज इशूड इन मार्च 1970। एक LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है, LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये पास किया गया पहले। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये पास किया गया पहले।
LFO पास किया गया पहले, कब? मार्च 1970, मार्च 1970। 1970 में ये LFO पास किया। जनरल याह्या खान की हुकूमत थी, मार्शल लॉ मुल्क में लगा हुआ था, तो जनरल याह्या खान ने ये LFO जो है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है, ये पास किया। इट कंटेंड, इसमें मौजूद थे, इस LFO में मौजूद थे, कंटेंड ये रखता था, इसमें मौजूद थे गाइडिंग प्रिंसिपल्स, रहनुमा उसूल, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, रहनुमा उसूल, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, गाइडिंग मतलब रहनुमा, प्रिंसिपल्स मतलब उसूल, गाइडिंग प्रिंसिपल्स इसमें मौजूद थे। कौन से रहनुमा उसूल थे, कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे? रिगार्डिंग द इलेक्टोरल प्रोसीजर, रिगार्डिंग का मतलब है मुताल्लिक, किसके मुताल्लिक? इलेक्टोरल प्रोसीजर, जो इलेक्शन का तरीक़ाकार होगा, एंड द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, और मुस्तकबिल का जो आइन बनेगा। ठीक है भाई, इसमें ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। आगे सेकंड पैराग्राफ में है जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस मतलब आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शंस मतलब आम इंतखाबात, आम इंतखाबात, सबको आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन मतलब आम इंतखाबात, वर हेल्ड, मुनक्किद किए गए, इन द कंट्री, मुल्क में, इन दिसंबर 1970, दिसंबर 1970 में, सो दैट, ताकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मुंतखब नुमाइंदे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो नुमाइंदे जो कि इलेक्शन के ज़रिए आए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मुंतखब नुमाइंदे जो इंतखाब के ज़रिए आए हैं, मुंतखब नुमाइंदे जो इंतखाब के ज़रिए आए हैं, जो इलेक्शन के ज़रिए आए हैं, सो दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मुंतखब नुमाइंदे, कुड प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन, तैयार कर सकें आइन को, दस्तूर को, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, सून आफ्टर द इलेक्शंस, सून मतलब जल्द ही, आफ्टर द इलेक्शंस, आफ्टर द इलेक्शंस, इलेक्शन के फ़ौरन बाद, देयर अपीयर्ड पॉलिटिकल क्राइसिस, यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस ज़ाहिर होना शुरू हो गए मशरक़ी और मगरिबी पाकिस्तान के दरमियान। आपको याद है ना, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि दो सूबे जो है वो बने हुए थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान। खैर वो तो शुरू में बने थे। तो बहरहाल ये जो दो हिस्से थे हमारे पाकिस्तान के, इसको जो है ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान, जो कि क्या है, सूबा बंगाल था, सूबा बंगाल था, और वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान मगरिबी पाकिस्तान में, मगरिबी पाकिस्तान में आपका सिंध है, पंजाब है, KPK और बलूचिस्तान, ये जो आ जाते हैं, ये वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान। याद है ना, ईस्ट पाकिस्तान बंगाल मैंने कहाँ बताया था? ओ इंडिया में इस साइड पे जाके, इधर बिल्कुल ये अलग पड़ा हुआ है, ये चार सूबे यहाँ हैं, ये अकेला सूबा यहाँ है, बिल्कुल ये नॉर्थ हो गया इंडिया का, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, यहाँ पर ये बंगाल है। तो साजिशें हुई थी कुछ, ठीक है, बड़े मामलात हुए थे, ये तो अभी हमारी वीडियो का मकसद नहीं है, बात तवील हो जाएगी। तो बहरहाल पॉलिटिकल क्राइसिस, यहाँ पर भी अवामी नुमाइंदे थे, यहाँ पर भी अवामी नुमाइंदे थे, ठीक है। तो पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस मतलब सियासी झगड़े, सियासी झगड़े, सियासी लड़ाइयाँ, सियासी झगड़े या मसाइल आप कह लें, सियासी मसाइल या झगड़े कह लें, सियासी झगड़े, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो शुरू हो गया। विच लेड टू द सेपरेशन, जो वजह बने, विच मतलब जो, लेड टू द सेपरेशन, वजह बने किसके? ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम यूनाइटेड पाकिस्तान, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन पर, कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया फ्रॉम द यूनाइटेड पाकिस्तान, यूनाइटेड पाकिस्तान से, इन दिसंबर 1971, दिसंबर 1971 में, दिसंबर 1971 में,
ठीक है, सेपरेट हो गया। ईस्ट पाकिस्तान बिकेम अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान जो है, बिकेम अ सेपरेट, बिकेम मतलब बन गया, सेपरेट मतलब अलहदा, इंडिपेंडेंट कंट्री आज़ाद मुल्क, कॉल्ड बांग्लादेश, जिसको क्या नाम दिया गया, बांग्लादेश का। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, तो 1971 में ये मामला हो गया। आफ्टर द सेपरेशन, सेपरेशन के बाद, सेपरेशन के बाद, आफ्टर द सेपरेशन, अलहदा होने के बाद, ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे, कॉल्ड द फ्रेम वर कॉल्ड, उनको बुलाया गया कि भाई आप आ जाएं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं मगरबी पाकिस्तान के, वर कॉल्ड, उनको बुलाया गया। जनरल याह्या खान की हुकूमत थी, उसने बुलाया उनको, भाई आ जाइए। टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो आइन बनाएं। अ 25 मेंबर कमेटी कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। हुकूमत के दो हिस्से होते हैं, आपको पता है, एक अपोजिशन होता है और दूसरा गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट में वो लोग होते हैं जो हुकूमत बनाते हैं, अपोजिशन में वो लोग होते हैं जो हुकूमत नहीं बना पाते, लेकिन ये एक ही जगह पर बैठते हैं, पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में, नेशनल असम्बली के अंदर ये एक ही जगह पर बैठते हैं। अपोजिशन के लोग भी जो हुकूमत नहीं बना पाए, और हुकूमत के लोग भी जिन्होंने हुकूमत बना ली है। तो ये तो क्योंकि आइन बनाने का इशू था, इसीलिए यहाँ पर अपोजिशन और गवर्नमेंट, इन दोनों के नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे जो है वो आगे आए। और कमेटी जो बनी थी इनकी, वो कितने मेंबर्स पे थी, 25 मेंबर्स पे, 25 मेंबर्स कमेटी। इस 25 रुकनी कमेटी, इसको खालिस उर्दू में अगर मैं नाम दूं तो इसको कहेंगे 25 रुकनी कमेटी, 25 रुकन पे मुश्तमिल, क्योंकि मेंबर्स को क्या कहते हैं, रुकन। ये 25 रुकनी कमेटी जो है, जिसमें मेंबर जो थे वो दोनों साइडों के थे, अपोजिशन के और गवर्नमेंट के भी। अ 25 मेंबर कमेटी कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव, कंप्राइजिंग का मतलब है मुश्तमिल होना, जो मुश्तमिल थी रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदों पर, कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग जो कि मुश्तमिल थी, कंप्राइजिंग जो कि मुश्तमिल थी रिप्रेजेंटेटिव्स नुमाइंदों पर, ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, गवर्नमेंट के भी और अपोजिशन के भी। वॉज एंट्रस्टेड, वॉज एंट्रस्टेड, वॉज एंट्रस्टेड, एंट्रस्ट का मतलब होता है सुपुर्द कर देना, हवाले कर देना। एंट्रस्टेड, सुपुर्द कर देना, हवाले कर देना, सुपुर्द कर देना, हवाले कर देना। क्या सुपुर्द कर दिया गया, क्या हवाले कर दिया गया, क्या जो है वो दे दिया गया इनको। वॉज एंट्रस्टेड टू ड्राफ्ट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन, के वो मसवदा तैयार करें। ड्राफ्ट का मतलब होता है मसवदा, ड्राफ्ट का मतलब होता है मसवदा, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना रफ़ पेपर, भाई रफ़ पे बना के ले आओ, अभी इसकी अप्रूवल होनी बाकी है, ताकि इस पर मज़ीद बहस की जाए। किसी को कुछ ज़्यादा करवाना है, किसी को कम करवाना है, तो वो मामला देख लिए जाएँ। ठीक है भाई। तो ड्राफ्ट ऑफ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन, द ड्राफ्ट, और ये मसवदा जो तैयार किया गया, प्रीपेयर्ड बाय द कमेटी, जो इस कमेटी ने तैयार किया गया था, वॉज अप्रूव्ड इन अप्रैल 1973। अप्रैल, इस ड्राफ्ट को अप्रूव कर लिया गया अप्रैल 1973 में। 1973 में ये ड्राफ्ट जो है अप्रूव हो गया। इसमें जो काट छाँट करनी थी कर ली गई, ठीक है, प्लस माइनस करना था कर लिया गया। अब यही ड्राफ्ट जो है ये साइन होने के बाद ड्राफ्ट नहीं रहेगा, मसवदा नहीं रहेगा, अब ये कानून बन जाएगा। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोमलगेटेड इन द कंट्री ऑन 14 अगस्त 1973। प्रोमलगेटेड, नाफिज कर दिया गया, प्रोमलगेटेड, नाफिज कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है नाफिज कर दिया गया, नाफिज करना कब, 14 अगस्त 1943, 14 अगस्त 1973, 1973 को नाफिजुल अमल कर दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को। आप सैलिएंट फीचर्स जो है इसके देख लें 1973 के। अब देखें ना, आपको समझ में क्यों नहीं आती भाई, अल्फाज इतने मुश्किल हैं,
आपको कहाँ से समझ में आएंगे, कहाँ से पाकिस्तान स्टडी के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इतने मुश्किल अल्फाज हैं। इसके सैलिएंट फ़ीचर्स, नुमाया खुसूसियात इसकी क्या हैं, सैलिएंट फ़ीचर्स इसकी नुमाया खुसूसियात, नुमाया ख़ास खुसूसियात 1973 की। इसके कितने पॉइंट दिए गए हैं, इसके 10 पॉइंट दिए गए हैं। वन बाय वन में पढ़ के इनको लिख देता हूँ। पहला पॉइंट जो है इसके अंदर बात की गई है द फाउंडेशन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 का ये जो आइन था, इसकी बुनियाद जो थी वॉज आल्सो लेड रखी गई, 1973 के कानून की जो बुनियाद रखी गई ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये भी करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, याद है ना, 1949 में जो करारदाद मकासद पास हुई थी, उसकी बुनियाद पर जो है, उसकी बुनियाद पर 1973 का कानून जो है, दस्तूर जो है वो बनाया गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट द कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। द कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड, कंट्री के बारे में ऐलान कर दिया गया, डिक्लेयर्ड मतलब कंट्री के बारे में ऐलान कर दिया गया, एज़ बहैसियत, एज़ मतलब बहैसियत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। एंड इस्लाम वॉज मेड, और इस्लाम को बना दिया गया द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, रियासत का सरकारी मज़हब। ऑफिशियल रिलीजन मतलब सरकारी मज़हब, ऑफिशियल रिलीजन मतलब सरकारी मज़हब, इस्लाम को बना दिया गया। तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर क्या बात की गई है, द डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम वॉज मेड। अब यहाँ कादियानियों की बात की जाती है ना, कोई 1973 के आइन में, 1973 के आइन में, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उन्होंने इलेक्शन विन किया था मगरिबी पाकिस्तान में, और मशरिकी पाकिस्तान में इलेक्शन विन किया था शेख मुजीबुर रहमान ने, ठीक है। तो ये एक बड़ा क्लैश है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता, ठीक है ना। अभी ये तो हमारा बच्चों का जहन ख़राब करने वाली बात है, आप तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। तो बहरहाल तो यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत कायम हुई थी 1971 के इलेक्शन में, और बांग्लादेश में जो है, बंगाल में शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत कायम हुई थी। ये एक अलग हकीकत है कि बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है फांसी दे दी गई, और वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान को भी उसकी फ़ैमिली समेत उड़ा दिया गया। सोचने की बात है ना, शेख मुजीबुर रहमान को भी उड़ा दिया, वो भी ज़्यादा टाइम ज़िंदा नहीं रहा, और यहाँ पर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी 1977 में जो है वो फांसी दे दी गई पाकिस्तान में। ये दो लोग जो ज़िम्मेदार थे बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने के, ये दोनों ही नहीं रहे, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर हमारे पास 1973 के अंदर कादियानियों का जो मसला था उसको हल किया गया कि भाई आप जो है ना वो एक टेक्निकल बात ज़रा समझिएगा, कादियानियों को यहाँ पर काफिर करार दे दिया गया 1973 के आइन में कि भाई ये काफिर हैं, ये मुस्लिम नहीं हैं। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो मुसलमान की डेफिनेशन दी गई है उसमें क्लियरली कहा गया है कि मुसलमान वो है जो नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने। जो आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। इस डेफिनेशन से ख़ुद ब खुद कादियानी जो है वो मुसलमानियत के दायरे से निकल जाते हैं। जो वो क्लेम करते थे, वो जो दावा करते थे कि भाई हम भी तो मुसलमान हैं, हमने अपने 2-4 और नबी जो है वो बना रखे हैं, तो क्या हुआ, बाद में भी नबी आए हैं, हमारा ये अकीदा है, हम आखिरी नबी नहीं मानते। तो ये मसला था 1973 के अंदर, ये शिक शामिल कर दी गई मुसलमान किसको कहते हैं, इससे ऑटोमेटिकली कादियानी जो है वो हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और हमारे जहन में सवाल आता है ना, यार इंसान तो है ना, पाकिस्तानी तो है ना, चलो ठीक है मुसलमान नहीं है तो हैं, सोचने की बात है ना। पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी तो रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर ईसाई भी तो रहते हैं, अकलियत में है, माइनॉरिटी में है, उनको भी पूरे हुकूक दिए जाते हैं। इनको पूरे हुकूक क्यों नहीं दिए जाते? भाई पूरे हुकूक दिए जाते हैं, आप खाएं पिएं कारोबार करें, ठीक है। सियासी मामलात में आप अमल दखल नहीं करेंगे, सियासी मामलात में अमल दखल नहीं करेंगे। क्यों इनको महदूद किया गया? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देके समझाता हूँ। अगर आप हिंदू हैं ना तो कोई मसले की बात नहीं है, आप ईसाई हैं तो कोई मसले की बात नहीं है, आप सिख हैं, पारसी हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ये आपका अपना मज़हब है भाई, ये आपका अपना मज़हब है,
मसले की बात जब है जब आप ख़ुद को मुसलमान कहें और मुसलमान ना हो, जब आप ख़ुद को मुसलमान कहें और मुसलमान ना हो, आप अपनी इबादत को नमाज कहें और वो नमाज ना हो, आप अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहें जबकि वो मस्जिद ना हो, इसको कहते हैं शक्ल बिगाड़ देना। कादियानियों के साथ प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने नाम चुराया है और ये जुर्म है। आप किसी मज़हब का नाम नहीं चुरा सकते, आप किसी मज़हब की इबादत के टाइटल्स नहीं चुरा सकते, ये जुर्म है, इंटरनेशनल लॉ है, बैनुल अक़वामी कानून है। आप किसी की पहचान नहीं चुरा सकते, आप अपनी पहचान बना लें, कोई परेशानी की बात नहीं। आप किसी की पहचान नहीं चुरा सकते, आप किसी की पहचान में गड़बड़ नहीं कर सकते। आपसे कोई पूछे ना कादियानियों के साथ मसला क्या, बोलो ये मसला है कादियानियों के साथ, भाई ये मसला है इनके साथ कि इन्होंने मुसलमान नहीं हैं लेकिन बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मुसलमान नहीं हैं, ठीक है, आप मुसलमान का टाइटल अपने साथ हटाएं, आप मुसलमान नहीं हैं। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। आप ये गलत फहमी निकाल दें कि आप मुसलमान हैं, इसीलिए आप मुसलमान का टाइटल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपनी इबादत गाह को मस्जिद भी नहीं कह सकते। ये तो वो आखिरी हद है जिसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। आपका ताल्लुक़ किसी भी मकतबा फ़िक्र से है, आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, देवबंदी, शिया, अहले हदीस, बरेलवी, व्हाटएवर कुछ भी हैं आप, लेकिन आप इस मुद्दे के ऊपर एक होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी कोई नहीं आएगा, आखिरी नबी थे, नबूवत बंद कर दी गई है। अब कोई भी ऐसा खड़ा होता है वो बोलता है कि नबी आएंगे और ये भी नबी हैं वो भी नबी हैं और अपने आप को मुसलमान भी कहता है। हम ये कहते हैं भाई अपने अकीदे अपने पास रखो, ठीक है, आपका ये अकीदा है, कोई परेशानी की बात नहीं, आप अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, लेकिन हमारा टाइटल इस्तेमाल ना करो ना यार। हमारा टाइटल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, ये जुर्म है। आप अपने आप को मुसलमान नहीं कहो, अपनी इबादत गाहों को मस्जिद नहीं कहो। समझ आ रही है बात आपको? ये है असल में मसला। हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम नहीं, ईसाइयों के साथ प्रॉब्लम नहीं, पारसियों के साथ प्रॉब्लम नहीं, सिखों के साथ प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं, ठीक है, हर तरह से पॉलिटिकल सियासी मामलात में हिस्सा लेते हैं। इन्हीं से प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये हमारी पहचान चुराने वाले हैं, ये गड़बड़ करने वाले हैं, ठीक है। आपका नाम चुराना, आपकी पहचान चुराना, ये जुर्म है। समझ में आ गई बात? ये तीसरा पॉइंट अब देख लीजिए। द डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम वॉज मेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो तारीफ़ है, डेफिनेशन मतलब तारीफ़। अब मैं कम लफ्ज़ लिखूंगा, देखें, अब मैं सब लिख नहीं सकता, ज़बानी बता दूंगा इसका ये मतलब है, ठीक है भाई। द डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम वॉज मेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मुसलमान की तारीफ़, डेफिनेशन मतलब तारीफ़, मुसलमान की तारीफ़, वॉज मेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मुसलमान की तारीफ़ को आइन का हिस्सा बना दिया गया। एंड इट वॉज सेड, और ये कहा गया, दैट के अ पर्सन हु हैज़ एन इम्प्लिसिट फेथ इन द वननेस ऑफ अल्लाह, वो शख्स जिसका कामिल यकीन हो। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कामिल, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट कामिल, मुकम्मल, फेथ मतलब यकीन, जिसका कामिल यकीन हो, मुकम्मल यकीन हो, इसके ऊपर, इन द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तौहीद पर। वननेस मतलब तौहीद, वननेस, तौहीद वाहिद, वहदानियत पर, तौहीद पर, वाहिद होने पर, अकेला होने पर, किसके? अल्लाह के। एंड इन द प्रॉफिटहुड ऑफ लास्ट प्रॉफिट, और नबूवत पर, प्रॉफिटहुड मतलब नबूवत पर, ऑफ होली लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम एज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के आखिरी नबी होने पर यकीन जिसका हो, विल बी कंसीडर्ड अ मुस्लिम, मुसलमान, उसको मुस्लिम, मुसलमान समझा जाएगा। कंसीडर्ड मतलब समझा जाएगा। द ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वर रिस्ट्रिक्टेड फॉर द मुस्लिम्स ओनली। जो ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है और प्रेसिडेंट का ऑफिस है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया मुस्लिम्स के लिए। मतलब वज़ीर आज़म जो बनेगा, इसका दूसरा मतलब ये है कि वज़ीर आज़म जो बनेगा उसका मुसलमान होना शर्त है, प्रेसिडेंट जो बनेगा, सदर जो बनेगा, उसका मुसलमान होना शर्त है। फिर आगे छठा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है,
द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज इंक्लूडेड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासिद वॉज इंक्लूडेड, उसको शामिल कर लिया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन में, दस्तूर में, एज इट्स प्रियम्बल, अपने दीबाचे के तौर पर। प्रियम्बल मतलब दीबाचा, ये मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये क्या है प्रियम्बल। छठा पॉइंट जो है यहाँ पर, छठा पॉइंट जो है, छठे पॉइंट में बात की जा रही है फेडरल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस। ये पहली दफ़ा हुआ था भाई, देखें इससे पहले नहीं हुआ। या तो फेडरल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ ये, या फिर फेडरल पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। अलग अलग मामलात नहीं हुए कि फेडरल गवर्नमेंट भी आएगी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आएगी। ये है फेडरल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। फेडरल मतलब वफाकी, पार्लियामेंट्री मतलब पार्लिमानी, ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, उसको मुतारिफ़ कराया गया। द प्राइम मिनिस्टर वाज डेलीगेटेड वाइड पावर्स, प्राइम मिनिस्टर वाज डेलीगेटेड, डेलीगेटेड का मतलब देख लीजिए, डेलीगेटेड का मतलब होता है तफवीज़ करना, डेलीगेटेड, डेलीगेटेड का मतलब होता है तफवीज़ करना, तफवीज़ करना, तफवीज़ मतलब सुपुर्द कर देना, हवाले कर देना, सुपुर्द कर देना, हवाले कर देना। ठीक है भाई, क्या हवाले कर दिया गया? द प्राइम मिनिस्टर वॉज डेलीगेटेड, प्राइम मिनिस्टर को तफवीज़ कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर के हवाले कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर को सुपुर्द कर दिया गया क्या? वाइड पावर्स, वसी इख्तियारात। वाइड मतलब वसी, वाइड मतलब वसी, बहुत ज़्यादा, वसी बहुत ज़्यादा, पावर्स इख्तियारात, पावर्स इख्तियारात। वज़ीर आज़म को वसी इख्तियारात जो है वो डेलीगेट कर दिए गए, सुपुर्द कर दिए गए। एंड द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट वॉज कर्टेल्ड, और अथॉरिटी जो है अथॉरिटी मतलब भूल गया मैं, अथॉरिटी का मतलब, अथॉरिटी का मतलब उसका इख्तियार, अथॉरिटी का मतलब भी यहाँ पर इख्तियार ही है। अथॉरिटी इख्तियार, पावर। प्रेसिडेंट का वॉज कर्टेल्ड, कर्टेल्ड का मतलब महदूद कर दिया गया, कम कर दिया गया। कर्टेल का मतलब महदूद कर दिया गया, कम कर दिया गया, कम कर दिया, महदूद कर दिया गया, कर्टेल। ठीक है भाई। प्रैक्टिकली, अमली तौर पर, प्रैक्टिकली का मतलब होता है अमली तौर पर, इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली अमली तौर पर, प्रैक्टिकली अमली तौर पर, यानी कि इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली द प्रेसिडेंट कुड नॉट पास इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स, सदर जो है वो पास नहीं कर सकता था इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स, इंतहाई अहम जो हैं वो अहकामात, ऑर्डर्स मतलब अहकामात, विदाउट द कंकरेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बग़ैर वज़ीर आज़म के इत्तेफाक के। कंकरेंस मतलब इत्तेफाक, इत्तेफाक, प्राइम मिनिस्टर से इत्तेफाक होगा तो ही वो ऑर्डर पास करेगा, अदरवाइज़ प्रेसिडेंट कोई हुक्म, कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकता, वो मोहताज है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर इत्तेफाक करेगा उस ऑर्डर से तो पास होगा, उसके साइन होंगे तो पास होगा, वरना नहीं होगा। सातवां पॉइंट जो है यहाँ पर पहली दफ़ा बाय कैमरल सिस्टम ये कहलाता है। ठीक है, अब पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउसेज वॉज इस्टेब्लिश, पार्लियामेंट जो है कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउसेज, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, वॉज इस्टेब्लिश्ड, उसका क़याम अमल में लाया गया। वॉज इस्टेब्लिश मतलब क़याम अमल में लाना, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा। द अपर हाउस वॉज कॉल्ड द सेनेट, ऊपर वाले हाउस को हम कहते हैं, अपर हाउस को सेनेट कहते हैं। एंड द लोअर हाउस वॉज कॉल्ड द नेशनल असेंबली, और नीचे वाले हाउस को हम नेशनल असेंबली कहते हैं। इसी को उर्दू में कहा जाता है ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी। ऐवान बाला मतलब अपर हाउस सेनेट, ऐवान ज़ीरी मतलब लोअर हाउस नेशनल असेंबली। आठवां जो पॉइंट है, आठवां जो पॉइंट है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, सूबाई हुकूमतें
वर ग्रांटेड, उनको अता कर दी गई, ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी। 9वां पॉइंट जो है इसमें बात की गई है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है 9वां, पर नहीं 10वां पॉइंट ज़्यादा बड़ा है, 9वां देख लीजिए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, हिफाजत की गर्ज से, किस चीज़ की हिफाजत? राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के हुकूक की हिफाजत की गर्ज से। नेसेसरी सेफ गार्ड्स वर प्रोवाइडेड, नेसेसरी ज़रूरी, सेफ गार्ड्स मतलब तहफ़्फ़ुज़, सेफ गार्ड मतलब तहफ़्फ़ुज़, ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ जो है, सेफ गार्ड मतलब तहफ़्फ़ुज़, तहफ़्फ़ुज़, ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ जो है, वर प्रोवाइडेड, वो मुहैया किया गया। टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, टू एंश्योर, ताकि इसको यकीनी बनाया जा सके, टू एंश्योर, ताकि इसको यकीनी बनाया जा सके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आज़ादी। जुडिशरी मतलब अदलिया, जुडिशरी मतलब अदलिया, अदलिया की आज़ादी को, अदलिया की इंडिपेंडेंस को यकीनी बनाया जा सके। आखिरी पॉइंट जो है वो देखें, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल वॉज सेटअप, इस्लामी आइडियोलॉजिकल काउंसिल, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल, इस्लामिक मतलब इस्लामी, आइडियोलॉजिकल मतलब नज़रियाती, काउंसिल मतलब मजलिस, या इसको आप काउंसिल भी बोल सकते हैं, उर्दू में इसको काउंसिल भी बोला जाता है, मजलिस। इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल वॉज सेटअप, सेटअप मतलब क़याम अमल में लाया गया, इस्लामी नज़रियाती रियासत का, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का वॉज सेटअप, क़याम अमल में लाया गया, किस लिए? टू गाइड द गवर्नमेंट, ताकि वो गवर्नमेंट को गाइड कर सके, गवर्नमेंट की रहनुमाई कर सके, इन कनेक्शन विद इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामी उसूलों के मुताबिक। दिस इज़ अ कंसल्टेटिव बॉडी, ये कंसल्टेटिव बॉडी है जिससे मशवरा किया जा सके, ऐसा इदारा जिससे मशवरा किया जा सके उसको कहते हैं कंसल्टेटिव बॉडी। कंसल्टेटिव बॉडी, बॉडी मतलब इदारा, बॉडी मतलब इदारा, कंसल्टेटिव मतलब मुशावरती, मुशावरती, मुशावरती वर्ड निकला है मशवरे से, मुशावरती, मुशावरती वर्ड किससे निकला है? मशवरे से, मतलब ये ऐसा इदारा है जो मशवरा देगा। क्या मशवरा देगा? दिस इज़ अ कंसल्टेटिव बॉडी टू रिकमेंड such measures to federal and provincial governments enabling Muslims to lead their lives according to Islamic principle. This is the consultative body, ये मुशावरती इदारा है, to recommend, ताकि ये इदारा रिकमेंड कर सके, अपनी सिफारिशात दे सके, such measures, to recommend such measures, measures का मतलब होता है यहाँ पर इक़दामात, measures का मतलब होता है इक़दामात, ठीक है। रेकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, ऐसे इक़दामात की ये सिफारिश करेगा, रेकमेंड मतलब सिफारिश करेगा, हिमायत करेगा, सिफारिश करेगा। दिस इज़ अ कंसल्टेटिव बॉडी टू रिकमेंड सच मेजर्स, जो ऐसे इक़दामात की हिफाजत करेगा। दिस इज़ अ कंसल्टेटिव बॉडी टू रिकमेंड सच मेजर्स, ऐसे इक़दामात की ये हिमायत करेगा, सिफारिश करेगा ये इदारा। टू फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, सूबाई हुकूमतों को भी और वफाकी हुकूमत को भी, ताकि एनेबलिंग मुस्लिम्स, ताकि ये हुकूमतें, सूबाई और वफाकी हुकूमत, ये हुकूमतें एनेबलिंग, इस काबिल बना सकें, एनेबलिंग मतलब इस काबिल बना सकें, मुस्लिम्स, मुसलमानों को, टू लीड देयर लाइव्स, के वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामी उसूलों के मुताबिक। द काउंसिल कुड गिव इट्स ओपिनियन ऑन लॉज विच आर कंट्ररी और प्री जुडिशल टू इस्लाम। द काउंसिल कुड गिव इट्स ओपिनियन, ओपिनियन मतलब राय को कहते हैं, काउंसिल जो है वो अपनी राय देगी, ओपिनियन मतलब राय,
काउंसिल जो है वो अपनी राय देगी ऑन लॉज, उन कवानीन पर, विच आर कॉन्ट्ररी, जो मुताबिक होंगे, विच आर कंट्ररी और बरखिलाफ होंगे, बरअक्स होंगे। ऐसे कवानीन जो बरअक्स होंगे मतलब खिलाफ होंगे, किसके खिलाफ हों और ख़िलाफ़ होंगे, और प्री जुडिशल और मुतासिब होंगे, प्री जुडिशल मुतासिबाना होंगे, मुतासिबाना जिसमें तासुब होगा मतलब जिसमें तरफदारी होगी, जिसको हम कहते हैं तरफदारी। एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, जानिबदारी का मतलब होता है, हम कहते हैं भाई जानिबदार, गैर जानिबदार रहना मतलब किसी अपनाइयत की वजह से आप किसी पार्टी का साथ मत देना। हाँ चलो ये तो अपनी ज़बान का है, चलो भाई गलत भी कह रहा है तो सही है, ये क्या है? जानिबदारी है। चलो ये तो अपने मज़हब का है, गलत भी कह रहा है, सही है, ये क्या है? जानिबदारी है। समझ आ रही है बात इसको? इसी को कहते हैं प्री जुडिशल मुतासिबाना, जिसमें जानिबदारी हो, जिसमें तासुब हो, जिसमें तरफदारी हो, इसको कहते हैं प्री जुडिशल। तो ऐसा कोई भी कानून जो कि ख़िलाफ़ हो, बरअक्स हो या मुतासिबाना हो, किसके? टू इस्लाम के, उसके बारे में वो मशवरा देंगे कि भाई ये कानून आप पास ना करें, ये क्या है? मुतासिबाना है या फिर ये बरअक्स है इस्लामी कवानीन के, आप मेहरबानी करें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप ये कानून पास ना करें। द काउंसिल इज़ एंट्रस्टेड विद द राइट टू मेक द रिकमेंडेशंस टू ब्रिंग द एग्जिस्टिंग लॉज इन कंसोनेंस विद द इस्लामिक टीचिंग। द काउंसिल इज़ एंट्रस्टेड, काउंसिल को जो है वो ये इख्तियार भी दिया गया, काउंसिल को जो है उसको ये एंट्रस्टेड का मतलब ये है उसको इख्तियार देना, उसको पावर देना, ठीक है। काउंसिल इज़ एंट्रस्टेड विद द राइट, काउंसिल के पास ये इख्तियार भी है, ये हक भी हासिल है टू मेक द रिकमेंडेशंस, कि अपनी सिफारिशात सामने लेके आए, अपने पॉइंट सामने लेके आए, किस सिलसिले में? टू ब्रिंग द एग्जिस्टिंग लॉज, मौजूदा कवानीन जो हैं, एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं, इन कंसोनेंस विद द इस्लामिक टीचिंग्स, के मौजूदा कवानीन को इन कॉन्सोनेंस विद द इस्लामिक टीचिंग। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है मुताबिक बनाना, कॉन्सोनेंस के मौजूदा कवानीन को कॉन्सोनेंस मुताबिक बनाया जा सके, कॉन्सोनेंस मुताबिक बनाया जा सके विद द इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लामी तालीमात के मुताबिक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज़ स्टिल इन फोर्स, 1973 का ये जो आइन है इज़ स्टिल इन फोर्स मतलब अभी तक जारी है। ऑल दो, हालांकि, सर्टेन अमेंडमेंट्स, ख़ास तरामीम, अमेंडमेंट्स मतलब तरामीम, चेंजेस, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन में, हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल कर देना। ख़ास अमेंडमेंट्स, ख़ास तरामीम जो हैं अभी इसमें शामिल की गई हैं, बावजूद ये कि इसमें ख़ास तरामीम जो हैं वो इनकॉर्पोरेट की गई हैं, शामिल की गई हैं, हिस्सा उसको उनको बनाया गया है इस आइन का, लेकिन अभी भी यही आइन जो है वो इन फोर्स से वो चल रहा है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।